गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल के लेक्चर में हमने अरस्तू की नागरिकता संबंधी विचारों को समझने का प्रयास किया था और अरस्तू के अनुसार नागरिक जो है वो वह व्यक्ति है जो प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेता हो, विधायी कार्यों में या न्यायिक कार्यों में। अरस्तू जो है उसकी नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचना भी की जाती है और वो आलोचना जो है उसके पॉइंट्स जो हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहली आलोचना जो है वो ये की जाती है कि संकुचित परिभाषा है। अरस्तू की जो नागरिकता की परिभाषा जो है वो अत्यंत संकुचित है। केवल जो विधि निर्माण संबंधी कार्य या न्यायिक कार्य में भाग लेने वाले व्यक्ति ही नागरिक हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो राजतंत्र और कुलीन तंत्र में नागरिकों की संख्या कितनी कम हो सकती है। सेकंड जो है आलोचना का पॉइंट वो ये है कि आधुनिक प्रजातंत्र पर लागू न होना। अरस्तू द्वारा नागरिकता की जो परिभाषा दी गई है वह आधुनिक प्रजातंत्र पर फिट नहीं बैठती है। वर्तमान युग जो है वो प्रजातंत्र का युग है, डेमोक्रेसी का टाइम है। सभी नागरिक ना तो विधि निर्माण के कार्य में भाग ले सकते हैं और न ही न्याय के प्रशासन में। छोटे राज्यों में ये पॉसिबल है कि हम जो है ये लागू कर सकते हैं, लेकिन बड़े राज्यों में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि श्रमिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना। अरस्तू जो है वो नागरिकता का वर्णन करते समय बार बार नागरिकता में समानता की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो श्रमिकों और दासों को नागरिकता से वंचित रखना चाहते हैं। तो अरस्तू का जो नागरिकता संबंधी अवधारणा है वो समानता के कॉन्सेप्ट से भी बिल्कुल ऑपोजिट है, उसका भी विरोध करती है। चौथी जो आलोचना की जाती है वो है बहुसंख्यक वर्ग अनागरिक। यदि हम अरस्तू की नागरिक की परिभाषा के अनुसार राज्य की जनता की बात करें तो बहुसंख्यक वर्ग जो है वो नागरिक की श्रेणी में नहीं आएगा। उसने समाज के बहुसंख्यक वर्ग को नागरिकता से प्राप्त होने वाले लाभों से पूर्णतः वंचित कर उनकी उन्नति जो है वो सदा के लिए बंद कर दी है। एज अ सिटीज़न, एक नागरिक होने के नाते राज्य जो हमें अधिकार देता है उसमें अरस्तू के जो नागरिकता संबंधी विचार है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इस अधिकार से वंचित हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आलोचना की जाती है वो है बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त। अरस्तू का जो चिंतन था वो नगर राज्यों के लिए था, उनके टाइम का था। तो वह नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से शासन में हिस्सा दिलवाना चाहता था, जो छोटे राज्यों में तो पॉसिबल है, किंतु आज जो स्थिति है बड़े विशाल राज्यों में उसका नागरिकता का सिद्धांत बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट जो आलोचना की जाती है वो है अनेक वर्गों और गुटों का उदय। अरस्तू की नागरिकता की धारणा को अपनाने से राज्य में अनेक वर्ग और गुटों का निर्माण हो जाएगा। नागरिक वर्सेस अनागरिक, जो नागरिक जिनको अधिकार है, अनागरिक जिनको अधिकार नहीं है, तो इससे समाज में बहुत सारे गुट बन जाएंगे, जिससे समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो आलोचना है वो ये है धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण। अरस्तू के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए जिनके पास संपत्ति हो, जिनके पास अवकाश का समय हो, ताकि वो प्रशासन में सही तरीके से भाग ले सकें। इसका मतलब ये हुआ कि केवल धनवान व्यक्ति ही कानून निर्माता के सदस्य के रूप में कार्य कर सकते हैं, और धनी व्यक्ति जब कानूनों का निर्माण करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वह सिर्फ अपने ही हित में कार्य करेंगे, जिसका दुष्परिणाम जो है वो निर्धन वर्ग को, गरीब वर्ग को भोगना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो आलोचना की जाती है वो है कि स्त्रियों को नागरिकता से वंचित करना। अरस्तू जो है उसका मानना है या उनका कथन है कि स्त्रियां बचपन से अपने माता पिता पर निर्भर करती हैं। यदि सेवा करती हैं तो वे मालिक पर निर्भर हो जाती हैं, शादी के पश्चात वे पति पर आश्रित हो जाती हैं, यानी वे किसी न किसी रूप पर निर्भर होती है, इसलिए उनको नागरिकता का अधिकार नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यदि कोई स्त्री किसी पर निर्भर ना हो, अच्छी संपत्ति की स्वामिनी हो, तो क्या उसको नागरिकता नहीं दी जा सकती? ऐसे सवालों पर अरस्तू जो है वो बिल्कुल ही मौन है। नेक्स्ट जो है, आज हम स्त्री और पुरुष की समानता की बात करते हैं। वहाँ पे स्त्रियों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलना जो है वो बहुत ही आलोचना का विषय बन जाता है। नेक्स्ट जो आलोचना की जाती है वो है न्याय और विधि का कार्य करने वाले पृथक होने चाहिए। आज जो है हम
कार्य विभाजन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जो विधि निर्माण का क्रियान्वित करने का कार्य जो है वो अलग अलग उसमें भागों में अलग अलग लोगों में केंद्रित होना चाहिए, जबकि अरस्तु जो है वो कहता है कि सभी जो कार्य हैं वो एक ही प्रकार के लोगों में केंद्रित होना चाहिए, जो कि जो आधुनिक मान्यता है उसके बिल्कुल ही खिलाफ है। नेक्स्ट जो आलोचना अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की जाती है वो ये है कि ये आंगिक एकता की धारणा के विरुद्ध है। अरस्तु जब अपने राज्य संबंधी विचार प्रस्तुत करते हैं तो वह राज्य की तुलना मानव के शरीर से करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है उसी तरह से राज्य जो है वो भी विभिन्न समुदायों से मिलकर बना है। जिस तरह से शरीर की कार्यकुशलता अंगों की कार्यकुशलता पर निर्भर है उसी तरह से राज्य की कार्यकुशलता भी समुदायों की कार्यकुशलता पर निर्भर है। यानी दोनों जो हैं, शरीर और उसके अंग, राज्य और उसके समुदाय जो हैं वो आपस में निर्भर है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि जब शरीर के विभिन्न अंग जो हैं उनमें उनको अगर हम नागरिकता के अधिकार से वंचित कर देंगे तो वह निष्क्रिय और महत्वहीन हो सकते हैं, हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इसकी आलोचना की जाती है वो ये है कि अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों पर जोर। अरस्तु ने नागरिकों के लिए केवल कर्तव्यों पर ही अधिकार दिया, उसके अधिकारों की बात को उसने स्पष्ट नहीं किया। वस्तुतः नागरिक जो है उसको कर्तव्य के साथ साथ उसको अधिकार भी मिलने चाहिए, उसका अधिकारों का अपना इस विशेष महत्व है। एज अ नागरिक उसको क्या अधिकार होने चाहिए उस पर जो है अरस्तु जो है वो कुछ स्पष्ट नहीं करते हैं। लास्ट जो इसकी आलोचना की जाती है वो ये है कि अवकाश और नागरिकता का संबंध। अरस्तु नागरिक को निठल्ला बनाना चाहता है, इसलिए वह नागरिकता का संबंध अवकाश से जोड़ता है। अरस्तु ये कहते हैं कि नागरिक वही व्यक्ति होगा जिसके पास अवकाश है। अवकाश का मतलब यहाँ पे छुट्टी से नहीं, मतलब फ्री टाइम जो है ताकि वह प्रशासन के कार्यों में भाग ले सके। यदि श्रमिक और मजदूर नागरिक होंगे तो वह रोजी रोटी की चिंता में ही लगे रहेंगे, तो प्रशासन में ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो वो कहता है कि जो नागरिक है वो कैसा होना चाहिए, वो वही व्यक्ति होगा जिसके पास अवकाश हो। नागरिक, इसका मतलब है कि नागरिक को धनवान होना चाहिए। और अगर हम इसका मतलब समझने की जानने की कोशिश करें तो अरस्तु कहता है कि अरस्तु का जो नागरिक है वह दासों के परिश्रम पर पलने वाला जीव है। यानी वो खुद से कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ दासों के ऊपर डिपेंडेंट होकर रह रहा है। ऐसा व्यक्ति प्रशासन का कार्य, विधायी का कार्य, न्याय का कार्य कैसे करेगा, ये हमारे समझ से बाहर है, आलोचना का विषय है। संक्षेप में निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के नागरिकता के सिद्धांत में बहुत से दोष हैं और सिंक्लेयर जो हैं उनके अनुसार प्रमुख दोष ये है कि वयस्क पुरुषों में से अधिकांश लोग नागरिकता के अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। आलोचकों का कहना है कि अरस्तु का नागरिक जो संपत्ति युक्त है वो कभी भी गरीबों के हित के लिए कानून नहीं बनाएगा और गरीब हमेशा गरीबी की जंजीरों में ही जकड़ा रहेगा। डनिंग जो है वो कहते हैं कि यद्यपि अरस्तु के नागरिक के सिद्धांत की धारणा आदर्शवादी है, परंतु आप अपने युग के दृष्टिकोण पर विचार करें तो इसे वास्तविक जीवन में परिणत करना असंभव है। थैंक यू।